स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिजीत अग्रवाल, जो वर्तमान में यहाँ आबकारी विभाग में आयुक्त के पद पर हैं। उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। कई पूरे प्रदेश में कई विभिन्न पदों पर रहे अग्रवाल आज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू अरविंद जी। सर कैसे देखते हैं अभी सर कि निश्चित तौर पर आप इस उम्र में हैं, जब आप 15-16 साल के रहे होंगे, तो ये IAS एक बड़ा हर युवा का सपना होता है बनना। आपके दिमाग में ये कब आया कि हमें IAS बनना है? मैं अगर कहूँ तो जब मैं कक्षा 10वीं में था, 10th में था, तब हमारे यहाँ एक करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ था। अच्छा। झारखंड में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय पे पहली बार हम लोग को एक पेपर पे लिखना था कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो कभी किसी से सुना था IAS कोई बड़ी पोस्ट होती है, देखा कभी नहीं था, कुछ देखा कभी नहीं था। हम लोग अपने जिले में जब कलेक्टर बंगले के आसपास गुजरते थे तो भारतीय प्रशासकीय सेवा लिखा होता था। अच्छा। तो किसी मित्रों ने बताया कि ये बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़ी सर्विस होती है। हाँ। तो मैंने उस कागज को लिखा था कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा, वो लिखा। और मैं आपको बताऊं, आज भी इस बात को हो गए हैं 27 साल। क्या बात। वो कागज आज भी मेरे पास भोपाल में भी। अच्छा। आज भी मैं उस कागज को देखता हूँ तो बड़ा भाव विभोर महसूस करता हूँ। हाँ, तो जो सोचा वो हुआ। जी सर, ये युवा होता है निश्चित तौर पे, वो IAS IPS आजकल एक बड़ा ट्रेंड है। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था क्या बनूंगा, तो मैंने कहा मुझे आर्मी में जाना है। जी। आपके मन में IAS बनना था, आप बने, तो एक निश्चित तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। परिवार ने कितना सहयोग किया, टीचर्स का कितना योगदान रहा, आपके समाज का, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं झारखंड से, और चूंकि जिस परिवार से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, अग्रवाल समाज से आप आते हैं, तो ये समाज निश्चित तौर पर देश की रेवेन्यू बढ़ाने का पार्ट अदा करता है। जी। और आपको प्रशासनिक सेवा में आप आ गए। मेरी बड़ी रोचक सी जर्नी रही है। हमारी मतलब साइकिल की शॉप होती थी और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप। हाँ। तो कक्षा 7वीं से हम लोग अपनी दुकान पे बैठते थे। अच्छा। और हम लोग को ऐसी उम्र क्या रही होगी आपकी? कितनी 14 साल 13 साल। तो तब से शॉप में असिस्ट करते थे। और ये था कि हमें इसी तरीके से ट्रेन किया गया था कि आगे इन्हें शॉप में ही बैठना है और ये काम संभालना है। वाकया ये था कि 10वीं तक पूरी शॉप संभालने की स्थिति होती थी और पूरी दुकान संभाल लेते थे। somehow मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि उन्होंने कोई रास्ता दिखाया। मेरी पढ़ाई में बड़ी इच्छा रहती थी, तो मैं फिर पढ़ने के लिए रायपुर चला गया 11वीं 12वीं में। और वहाँ से मुझे कोटा जाने की राह मिली IIT की तैयारी के लिए। IAS बनना मन में सपना था, लेकिन उसके लिए पहले ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। मैं कोटा चला गया IIT की तैयारी करने है, और वहाँ मेहनत करके IIT में सेलेक्ट हो गया। IIT में जो सिलेक्शन था, मैं कहूँगा कि इस पूरे IAS की तैयारी या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, मील का पत्थर था। और जब IIT में पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते भी थे और सिलेक्ट भी हुए थे। तो उनसे कहीं ना कहीं एक और अच्छी राह मिली। मतलब मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे IIT में भी पढ़ के बाद में IAS की तैयारी ही करनी है, सिविल सर्विसेज। तो सर, आपने कानपुर IIT से पास आउट किया है, अब चाहते तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आज करोड़ों का पैकेज होता, तो बिल्कुल होता। क्या नहीं लगा कि आपको बहुत पैसा कमाना चाहिए, या देश की मैं सेवा, ये मन में कहीं रहा होगा? सिविल सर्विसेज हमेशा जो है मतलब अट्रैक्ट किया इसने। और करियर वाइज भी अगर मैं देखूँ तो IIT में मेरी डिपार्टमेंट में अच्छी रैंक थी, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर प्रयास करते तो ईश्वर की कृपा रहती तो अच्छी जगह प्लेस होते। लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने का शुरू से मन था, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपोजर इस सर्विस में मिलता है वो शायद प्राइवेट सेक्टर में भी इस एज पे कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। अनटिल कि आप अपनी कोई कंपनी बड़ी बना लें और वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, जैसे यूनिकॉर्न आज के डेट में। तो जो एक्सपोजर, जिस तरीके का जितना बड़ा कैनवास इस सर्विस से मिलता है, वो आपको प्राइवेट सेक्टर में इस एज नहीं मिलता है। वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, माता पिता ने कभी नहीं कहा कि आप तैयारी कर रहे हो या व्यापार संभालिए, इस टाइप का कुछ हुआ कभी? नहीं, मेरे पिता का देहांत 2001 में हो गया था, जब मैं IAS की तैयारी, IIT की तैयारी कर रहा था कोटा में। अच्छा, जब आप IIT पास आउट नहीं थे? नहीं, IIT का मैं एग्जाम ही दे रहा था। बड़ा चैलेंज था। तो फिर तो आप, वो बहुत ही, वो एक पारिवारिक घटना हुई थी। वो शॉट डेड
उनको गोली मार के हत्या कर दी अरे, गई 2001 में। और वो बड़ा हमारे परिवार के लिए एक बड़ा दुखद सा वो था, घटना थी। उसके बाद सबने उबर के कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ के IIT में गया मैं, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में। निश्चित तौर पे आप धैर्यवान भी तो हैं ही, साथ में दृढ़तापूर्वक आपने इतनी बड़ी घटना का सामना किया, तो कहीं ना कहीं आप इस पद को डिजर्व करते हैं। सर, अगर हम बात करें तो एक जब आप IAS सेलेक्ट, एक सिंपल सी बात, हमारी सामाजिक जो ढांचा है हमारा वो बड़ा क्रिटिकल है। एक युवा कुछ नहीं करता तो उसका सम्मान नहीं होता है, जैसे ही वो पद पे बैठता है। जब आपका रिजल्ट आया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जो युवाओं को एक अच्छा लगता है, जैसे रिजल्ट आपका आया और पता लगा कि आप IAS बन गए, तो वो 2-3 घंटे के अंदर हुआ होगा निश्चित तौर पे, तो हवा फैली कि आप IAS बन गए। तो वो 2 घंटे पहले का और 2 घंटे बाद का, जब आप IAS बन चुके थे रिजल्ट आने के बाद, तो सामाजिक वहाँ पर जो आपके लोग थे वो उन्हें क्या रिएक्ट किया? डेफिनेटली जब सेलेक्ट हुए तो सब लोगों ने बहुत ही सराहा, सबने बहुत प्यार किया, सबने बहुत शाबाशी भी दी, और परिवार का और समाज का और अपने गांव का नाम डेफिनेटली बढ़ा। बल्कि मैं कहूं तो मुझे वो वाकया याद है, जब मैं पहली बार सिलेक्शन के बाद अपने टाउन गया था तो लगभग 2000 से 3000 लोग क्या बात है, एकत्रित हुए थे, और मैं पूरे शहर में पैदल घूमा था। अच्छा, वो लेके, हाँ, पूरा एक मजमा लेकर के पूरे शहर में पोस्टर्स लगे थे। हाँ, क्योंकि मैं अपने टाउन से अभी तक, मतलब जब से वो डिस्ट्रिक्ट बना है अब तक, मैं एकमात्र IAS ऑफिसर हूँ वहाँ से? जी, गुमला जिले से। हाँ, तो वहाँ के लिए तो आप निश्चित तौर पे तो वो एक आइकॉन रोल है। मॉडल के रूप में, और मैं इसको इसलिए भी मानता हूँ कि अगर एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो एक राह देता है दूसरों को उस राह पे चलने के लिए, जो रास्ता शायद अनचार्टेड था, जिसपे कोई चला नहीं। अगर कोई चल के कहीं पहुंचता है तो बाकी लोगों को बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार 99 में कोटा गया IIT की तैयारी करने, तो गुमला से कोई कोटा की जानकारी भी नहीं थी, और उसके बाद मेरी समझ से कम 25 से 30 लड़के गुमला जिले से कोटा जाकर के IIT में सिलेक्ट हुए। आपके बाद? जी, मैं पहला व्यक्ति था अपने जिले से कोटा जाकर के IIT की। तो रोल मॉडल हुए उनके, निश्चित तौर पे आपको देख के आए आगे वो। पहली पोस्टिंग जब आप IAS बन के पहुंचे एज ए ट्रेनी, तो क्या अनुभव रहा वहाँ आपका? मेरा अनुभव, मैं शिवनी में प्रोबेशनर था, बड़ा अच्छा था, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली जो आप ट्रेनिंग में करते हैं। हाँ। और मेरा एक बहुत अनूठा अनुभव है जो शायद बहुत कम प्रोबेशनर्स को मिलता है। जब MP में ई-उपार्जन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि उसका सॉफ्टवेयर बने जब किसानों से गेहूं खरीदी थी, क्या बात है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए स्टेट में 2 महीने के लिए अटैच किया गया था। अच्छा, 2012 में, फरवरी से लेके अप्रैल तक, और मैं सिवनी में प्रोबेशनर था। उस समय पे मुझे प्रदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का, उस प्रोजेक्ट को सेंट्रली लीड करने का अच्छा, ये जो मौका मिला, जो शायद बहुत कम ऑफिसर को उस सीनियरिटी पे मिल पाता। हाँ, तो ये उपलब्धि है। और मुझे अभी तक याद है, जब मैं SDM मैहर बना उसके बाद, तो एंथोनी डीसा साहब उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फूड हुआ करते। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट को 1 लाख रुपए का स्टेट का IT अवार्ड मिला था, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का चेक और एक बहुत अच्छा लेटर भेजा था जो आज तक मेरे पास है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अपने जूनियर ऑफिसर्स को भी प्रदेश के सीनियर्स बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा उनका मनोबल बढ़ाते हैं। एक आप MD पदस्थ रहे MP SC SC में, और वो ये जो विभाग है बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब बहुत सारे, अगर बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों से पूछोगे तो वही जानते हैं। इस विभाग का बेसिक काम क्या होता है? जैसे मैंने सुनने में आया कि जो लाडली लक्ष्मी बहना, जब आप वहाँ पर MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो ये लाडली लक्ष्मी बहना है, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो समाज हित में वहाँ से बनाई गई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। और मैं MPSCDC में लगभग 2 साल रहा, और ये स्टेट की IT कंपनी है एक तरीके की। यहाँ हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ काम इन हाउस होता है। यहाँ हम काम को सबलेट नहीं करते, मतलब किसी और एजेंसी से नहीं कराते, खुद ही करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है इन हाउस हैं, वो हमारे ही अलग अलग प्रीमाइसेस में बैठ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं। और इससे क्या होता है, विभागों को बड़ी सहजता होती है काम करने में। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया, घोषणा करी, तो नेचुरली काम MPSCDC के पास आया। अच्छा, उस समय आप वहाँ पे? मैं एज MD पदस्थ था। अच्छा। और ये योजना की घोषणा हुई। पहली इस योजना का जो कैबिनेट में अनुमोदन होकर के 5 मार्च को ये योजना लॉन्च हुई फॉर्मली।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब ये घोषणा करी थी कि 25 मार्च से हम लोग इसके फॉर्म्स भरवाएंगे। हम लोगों ने 25 मार्च को उसका पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और उन्होंने 30 अप्रैल तक की पंजीयन की डेट दी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे अरविंद जी, 35 दिनों में 1.25 करोड़ महिलाओं का पंजीयन हुआ। अच्छा, ये सब बड़ा सामान सा लगता है लोगों को कि बड़ा फॉर्म भर दिए, वो पैसा आ गया। इसमें आपकी कितनी मेहनत पीछे, जो पर्दे के पीछे लोग काम किया है, तो वो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं और उन्हें शुभकामनाएं और साधुवाद जाना चाहिए। कितनी मेहनत उसमें लगी? MPSCDC में बड़ी बहुत ही सजग छोटी सी टीम होती थी जो इस प्रोजेक्ट में थी, लेकिन बड़ी ही कर्मठ टीम थी। मैं कहूंगा तो लगभग 20-22 लोग थे जो दिन रात लगे रहते थे कि कोई भी कितने घंटे लगभग काम करते थे लोगों ने, मतलब रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी काम किया इस प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक बार होने के बाद क्या बराबर इसका आपके डिपार्टमेंट का काम पड़ता है कि एवरी मंथ ये इसका क्रियान्वयन लगातार चलता रहता है। जो सॉफ्टवेयर में नए नए चेंजेस बताए जाते हैं वो MPSCDC करते हैं। वही लोग करते हैं जी। और आपको मैं बताऊं, इस पूरे परियोजना में महिलाओं का जो पेमेंट हुआ उनके खातों में, वो उनके आधार आधारित खातों में। अच्छा। और इसका जो सक्सेस रेशियो था वो था 99.8%। क्या बात है! मतलब 1000 महिलाओं में से 998 महिलाओं के खाते में पैसा गया। और इससे फास्ट मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई स्कीम इम्प्लीमेंट होगी जो इतनी एक्यूरेसी से। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश को की इस आइडिया को देखते हुए बिहार, झारखंड में लागू किया गया, फिर महाराष्ट्र में लागू किया गया। तो ये निश्चित तौर पे एक सामाजिक काम है, जो चूंकि इतनी अच्छे से किया गया। तो यहाँ से क्या वहाँ टीम आप लोगों ने भेजी थी या वहाँ से कुछ लोग आए थे? महाराष्ट्र की टीम यहाँ अध्ययन करने आई थी लाडली बहना का, बल्कि मैं उस समय वहाँ पे इस पद पे भी नहीं था। तो वो उन्होंने मुझसे भी मुलाकात करके स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से तो ये गर्व की बात रही होगी आपके लिए। तमिलनाडु की टीम ने भी चेस किया था और कई अन्य प्रदेशों की टीम ने भी MPSCDC और महिला बाल विकास को वो किया था। अब लोग आए थे आपसे मिलने, जो वहाँ के वहाँ के पदाधिकारी। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि MPSCDC ने बड़े सारे और भी IT के प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। हाँ, सीखो कमाओ योजना जो जिसमें कि युवाओं को रोजगार उन्मुखी ट्रेनिंग देने पे कंपनीज में उनको स्टाइपेंड दिया जाता था। इसका पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPSCDC ने 3 महीने में। अच्छा, उस समय भी आप MD थे वहाँ? जी। अच्छा, ये सीखो कमाओ योजना। और अभी जो योजना आई है, अभी जो नई प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है संपदा 2.0। हाँ, ये काम भी MPSCDC कर रही है। अच्छा। और मेरे टाइम, मेरे से पूर्व में और मेरे बाद में भी इसका क्रियान्वयन चालू है। हाँ, अभी लागू किया गया है इसे। जो अभी संपदा का पूरा रोल आउट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया मिंटो हॉल से, ये बहुत ही जबरदस्त लैंड रिकॉर्ड का, लैंड रजिस्ट्री का सॉफ्टवेयर जो बना। इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार को बैठना होता है वहाँ। पहले तो होता, सुनने में आया था कि रजिस्ट्रार होते नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। लेकिन अब ये संविदा 2 बनेगा तो उसी उप जो सब रजिस्ट्रार में बैठना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है और डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत करी है। अभी एक दुबई से भी हुआ है कि दुबई में किसी ने रजिस्ट्री कराई है ऑनलाइन, तो इस टाइप का है ये। निश्चित तौर पे ये आप ही के, जब आप वहाँ थे सर, एक हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब का एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम हेरिटेज शराब बनाएंगे, और लगभग यहाँ कुछ समूह हैं जो बना रहे हैं। सर, उसमें आबकारी विभाग की क्या भूमिका है वर्तमान में, आप कैसे देखते हैं? विभाग का रोल ये है कि हम लोगों ने इसको वैट फ्री किया हुआ है और ड्यूटी फ्री किया हुआ है, जिससे इसके प्राइसेस रेगुलेटेड रहे। और अभी हम लोग इसके साथ में एक कोई ना कोई एक एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज जो कि इसके एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को देखें, उसको कराने पे प्रयास करें, वो भी हम लोग एंगेज कर रहे हैं। और रिसेंटली विभाग ने ये निर्णय किया है कि हम जितने भी हमारे प्रदेश में बार हैं, रेस्टोरेंट बार हैं, उनमें हेरिटेज लिकर की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें। शॉप अलग, शॉप से और इससे बार से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, बार तो जहाँ पे बैठ करके जो सेवन होता है। क्या बार शराब बेच सकता है? नहीं, बार शराब नहीं बेच सकता। बार जो बॉटल है उसको खोल करके परोस सकता है। अच्छा, ये एक, अच्छा, लोगों में भ्रांतियां हैं कि बार से आप आगे शराब ले लो, इस टाइप का नहीं है कोई। बार से ब्रांड्स नहीं अवेलेबल होते हैं। बार का काम ये होता है कि बॉटल खोल करके शराब का जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो देना। बार जो लिकर लिफ्ट करता है वो कोई ना कोई एक दुकान मैप्ड होती है उससे। अच्छा, किससे करते हैं बार? लोग कहीं से ले लेते हैं या आप लोग? उनकी जो नियरेस्ट शॉप होती है वो मैप होती है। अच्छा, मतलब आबकारी विभाग से कोई वो जाके शॉप से अपना खरीद लें? और नहीं, किसी भी शॉप से नहीं खरीद सकते वो। अच्छा। उनके लिए जो सबसे नजदीक की दुकान होती है हमारी, उस दुकान से हर बार मैप्ड होता है। अच्छा।
कि उनको किस शॉप से स्टॉक लिफ्ट करना। कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या टीमें तैयार आप लोग की हैं? जाते हैं वहाँ, छापामार कार्रवाई करते हैं, पकड़ते भी हैं? जी, आबकारी में अपराध नियंत्रण एक बहुत बड़ा हमारा वर्टिकल है, और कहीं ना कहीं कच्ची शराब, महुआ लहान या नॉन ड्यूटी पेड शराब पे कार्रवाई करना विभाग के मैंडेट में भी है, और अलग अलग धाराओं में काफी प्रकरण प्रतिदिन बनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश से शराब बाहर जा रही है, तो ये अफवाह है या इसमें कुछ? नहीं, मैं कहूंगा कि हमारा पूरा सप्लाई चेन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन पे कंट्रोल है। ई आबकारी हमारा एक पोर्टल है, और इस पे लगातार हम लोग निगरानी भी करते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात अरविंद जी अभी ये है कि हम लोग आगे एक कमांड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे बड़े जो है पूरे जितने भी डिस्टिलरीज के कैमरेज हैं, जितने भी एग्जिट गेट है, एंट्री गेट है, जितने भी हमारे वेयर हाउसेस है, पूरे उस कमांड कंट्रोल सेंटर से हम सबको वीडियो में देख पाएंगे कौन से व्हीकल की अनुमति दी गई है, कौन से व्हीकल अनऑथराइज रूप से कहीं एंटर या एग्जिट कर रहे हैं, इस सारे को, और यहाँ से बैठे बैठे कमांड और कंट्रोल करना है। तो ये अगले कुछ महीनों में ये पूरा तैयार होकर के ऑपरेशनल हो जाएगा। आबकारी विभाग में इस समय मध्य प्रदेश को बड़ा यंग एक आयुक्त मिला है, अभिजीत अग्रवाल के रूप में। इससे पहले टी धर्मराव हुआ करते थे, जो डायरेक्ट आईएएस थे। बीच में ये चाहे श्रीवास्तव साहब हों, चाहे राकेश श्रीवास्तव जी हों, या बहुत सारे अधिकारी आए हैं, तो क्या लगता है इतने सीनियर अधिकारियों के बाद आपको पद दिया गया है, वो इतने सीनियर थे, कुछ चुनौती महसूस कर रहे हैं क्या वर्तमान में भी? चुनौती तो ऐसी कोई विशेष नहीं है, और चूंकि ये इंटरेस्टिंग है विभाग, और एक लाइसेंस और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, और स्टेट के लिए राजस्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये मेरे लिए लर्निंग बहुत अच्छी है। सर, अगर ये मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग इस समय सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है मध्य प्रदेश में, तो पिछले 2 साल की तुलना में कितना, चूंकि आपके आने पे इसका यंगेस्टनेस का कितना फायदा मिला आबकारी विभाग को? मैं कहूँ तो इस बार जो पूरी एक्साइज नीति थी उसका क्रियान्वयन हम लोगों ने शुरू किया, और इंटरेस्टिंगली जब नीति के जस्ट आने से पहले मैंने एज एक्साइज कमिश्नर ज्वाइन किया 3 फरवरी को, तो पूरी नीति को समझ करके क्रियान्वयन करने के लिए मेरे पास समय टेक्निकली बहुत कम था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, और हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी वो काम करी, तो हम लोग विगत 4 वर्षों में ठेके के निष्पादन से हाईएस्ट ग्रोथ लेकर के आए। अच्छा, जो कि 12.63% था। विगत 4 वर्षों में जो पिछले वर्ष से जो वृद्धि थी ये अधिकतम थी। तो और इस बार हम लोग अनुमानित तौर पे 15,000 करोड़ विभाग का रेवेन्यू क्रॉस कर जाएंगे। 3,000 करोड़ वैट से, इस तरीके से 18,000 करोड़ का राजस्व राज्य शासन को कंट्रीब्यूट होता है। सर, एक बड़ा छोटा अहम सवाल है, जब आप कलेक्टर होते हैं तो निश्चित बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि परिवार भी होता है, तो तालमेल कैसे होता है परिवार में? जिले की जिम्मेदारी है, एक परिवार की जिम्मेदारी है, तो तालमेल कैसे होता है कि सब लेट आए हो, समय नहीं दे रहे हो? ये हर परिवार में ऐसा होता है। तालमेल थोड़ा सा तो, चूंकि काम का प्रेशर बहुत रहता है जब आप जिलों में फील्ड में पदस्थ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर या बड़े त्योहार जो होते हैं या इलेक्शंस वगैरह में बहुत समय देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं परिवार में समय देने की। लेकिन परिवार भी उस परिस्थितियों को समझ करके कहीं ना कहीं आपको सहयोग करते हैं। परिवार में पत्नी का बहुत सहयोग मिला। थोड़ी सी कई बार हल्की फुल्की नाराजगी भी होती थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो मतलब बहुत असहनीय हो, और वो थोड़ा बहुत लेकिन काफ़ी सहयोग मुझे मिला, और पत्नी का भी हमेशा मिला, परिवारजनों का मिला, माताजी भी मेरे साथ रहती थी। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप आईएएस बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक प्रभाव तो हमारे पास होता ही है, लेकिन ये कभी कभी मानसिक दबाव इतना होता है। आपने भी सुना हो, पंजाब में एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। एक बड़ा एक मार्मिक है, मैंने पढ़ा वो, तो तकलीफ हुई कि इतना शिक्षित व्यक्ति जब सुसाइड कर रहा है तो निश्चित तौर पे कितना बड़ा दबाव रहा होगा। जब भी शादीशुदा थे वो, उनकी पत्नी भी क्लास 1 ऑफिसर थी। सर, ये सिचुएशन कैसे आती है? मुझे जो लगता है कि एज ए सर्विस में शुरू के ईयर्स में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती जो आपको अपना जीवन अंत करने के लिए मजबूर करे। इस पर्टिकुलर विषय में जो आपने बताया, इसकी और गहराई तक जानना होगा, और कि एग्जैक्टली क्या विषय ने उनको मजबूर किया। हो सकता है कोई अन्य कारण हो, लेकिन अगर हम एक अपने सीनियर, जूनियर और अपने सबऑर्डिनेट, अपने बैचमेट्स के साथ में एक सामंजस्य और संवाद स्थापित रखते हैं तो कभी भी इस तरीके की स्थिति नहीं आती। लूप लाइन दे दिया कि फील्ड में काम नहीं कर रहे, तो ये सब इससे कहीं ना कहीं क्या मानसिक तौर पे तनाव आता है? अगर आप तनाव ले तो आ सकता है, अगर आप ना ले, आप इसको एक पूरी जर्नी का, जैसे आपने कभी भी फेरिस व्हील में आप घूमे, हाँ,
तो फेरिस व्हील अगर ऊपर जाएगी तो नीचे भी आना होगा, अगर आप ऊपर ही ऊपर रहेंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। तो आपको नीचे भी आना जरूरी। तो ये जो पोस्टिंग है या पदस्थापना है, ये भी फेरिस व्हील की तरह है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको नीचे भी आना है ना, तो इसे सोच रखना हमेशा इस टाइप। ये अगर आप सोच रखेंगे तो हमेशा आपके अंदर जो है ना एक स्थायित्व रहेगा, आपके अंदर एक थोड़ा सा कामनेस रहेगा, आप परेशान उद्वेलित नहीं होंगे। एक जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, निश्चित तौर पर मजिस्ट्रेट एक बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। कई बार गांव में कहते हैं कि आप कलेक्टर हैं क्या, तो आपकी मानूं। तो जब आप कलेक्टर होते हैं और कोई आपसे आता है आपके पास, एक मजबूर इंसान, जी। तो उस समय मन में क्या होता है? निश्चित तौर पे कहीं अच्छा कभी कभी राजनीतिक दबाव इतना हावी हो जाता है कि हम चाह के उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो कभी राजनीतिक दबाव हावी हुआ आपके ऊपर, इस टाइप का लगा कभी? देखिए, मुझे लगता है मदद करने में तो कभी राजनीतिक दबाव होता ही नहीं। हाँ, मदद जो है, अगर कोई चीज किसी के नियम में है और अगर आप सामने वाले की मदद कर सकते हैं, अगर आप इस पावर में हैं, इस पोजीशन में हैं या इस पद पे हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो आप बहुत लोगों का विश्वास जीतते हैं। मैं बात करूं तो शहरी आदिवासियों की जमीन पे बहुत अतिक्रमण होते थे, तो हम लोगों ने एक क्विक रिएक्शन टीम बना दी, QRT, कि अगर कोई ऐसा आवेदन जन सुनवाई में आएगा तो तत्काल वो टीम जाकर के अतिक्रमण मौके पे हाँ, तो आइए देखिए क्या है, देखेगी क्या उसको जमीन का कब्जा कैसे दिला सकते हैं। तो उसका इतना वो पॉपुलर हुई स्कीम, वो इतना पॉपुलर हुआ वहां पे कि लोग और आने लगे जन सुनवाई। तो आपको अपना बैरोमीटर, आपका पैरामीटर जो है ना, आपका खुद का काम दिखाता है। तो अगर आप लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आपको जन सुनवाई में तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उनके सिर्फ कागज लेकर के रख लेंगे कि ठीक है देखते हैं, बहुत सारी मदद आप वहीं के वहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई आया कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही, आज इतना डेटा है कि आप चेक कर सकते हैं वहीं कि इसको पेंशन दी जा सकती है, तो क्या हम उसको पेंशन का कागज वहीं दे दें? जैसे अधिकारी का बनने के बाद कुछ लोग परसेप्शन मार्केट में जाता है कि फला कलेक्टर था वो हिटलर है, ये कलेक्टर साहब आए हैं बड़ा लिबरल है, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या समझते हैं आप? देखिए, हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, हमारा काम भी पब्लिक सर्विस है। जनप्रतिनिधियों के साथ कई बार हमारा संवादहीनता हो जाती है। अगर हम जनप्रतिनिधियों से ठीक से संवाद रखेंगे, बिकॉज उनके पास बहुत सारी नर्व्स होती हैं, फील्ड की मौखिक समस्याएं क्या है, भौतिक समस्याएं क्या है। आप अपने दो तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक होता है कि हम अपने जबान से, अपने कार्यशैली में फर्म हैं, कागज पे फर्म हैं, नियमों के पाबंद हैं, नियम से काम करते हैं, नियम से काम को इन्फोर्स करते हैं। दूसरा, मैं उस चीज को एग्जिबिट करता हूं, उस चीज को ऐसे प्रकटीकरण करता हूं कि जो हिटलर के रूप में, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सहज महसूस नहीं होता लोगों को। अगर आप अपनी कार्यशैली में फर्म रहते हैं, अडिग रहते हैं और काम ठीक से करने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले आप सरल स्वभाव के भी होंगे, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि IAS बनने के लिए युवाओं को क्या संदेश आपका है, पहला। दूसरा, ये सुनने में मैंने कई जो नवनियुक्त IAS सिलेक्ट हुए हैं, मैंने इनके इंटरव्यू किए, उनको कहते हैं मोबाइल से आप अपनी दूरी बना के रखिए और जब आप बन जाए IAS इस्तेमाल करिए। तो दोनों सवाल के हम जवाब जानते हैं। युवाओं के लिए मेरा संदेश तो ये रहेगा कि सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करने जाएं तो पहले तो ये आप माप लें आपकी ये सर्विसेज आपके लिए कितनी, आप वहाँ कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। दूसरा, जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो अपने पास एक प्लान भी जरूर रखें और बड़े मनोयोग से इस एग्जाम की तैयारी करें। सिर्फ समय कम देना इस सर्विसेज के लिए, मतलब इस एग्जाम में, ये बहुत टफ एग्जाम होता है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन हमेशा आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम की सर्टेनिटी का फैक्टर बहुत कितने % लगभग है इसके? 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं। 1000 सेलेक्ट होते हैं और IAS ऑफिसर सिर्फ 180 होते हैं और जनरल कैटेगरी के 90 होते हैं। अरे वाह, तो ये नंबर 10 लाख से 90 पे आ जाता है। 90 पे आता है वो, ये बड़ा तो ये जो परसेंटेज है बहुत कम होता है। तो आपके पास एक ही चीज पे आपका कंट्रोल है, वो आपकी मेहनत। अपना कर्म जितना बेस्ट कर सकते हैं करिए और स्मार्ट वर्क करिए। अच्छा, और रही बात मोबाइल की, जो आपने प्रश्न पूछा, मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आपकी अगर मदद कर रहा है तो बिल्कुल यूज करिए, लेकिन अगर वह आपके विकास में, आपकी ग्रोथ में, आपके काम में आड़े आ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का सोशल एस्पेक्ट भी होता है, हम टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज करें जितना हम सोशली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। भाग तो है कहीं थोड़ा, मानते हैं आप? बिल्कुल है। और इतना भी नहीं है कि IAS बना दे।
इतना नहीं है, लेकिन अगर वो उससे कहीं मदद मिलती है तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। हमारे साथ है आईएएस ऑफिसर अभिजीत अग्रवाल, जिन्होंने बड़े विभागी से अपने बारे में बताया और निश्चित तौर पे युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि एक विकल्प जरूर चुनिए। अगर बाय द वे अगर आपका नहीं होता तो आप होपलेस ना हो। निश्चित तौर पे एक बड़ा सरप्राइजिंग एक जवाब है उनका, क्योंकि अगर आप विकल्प आपके पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं रुंध जाते हैं अंदर। आपका सोचते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो विकल्प पे आप हमेशा रहिए। जैसे उन्होंने आईआईटी को चुना और आईआईटी के बाद फिर वो कानपुर से पास आउट होने के बाद आईएएस की तैयारी की और आईएएस बने। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभिजीत अग्रवाल ने जो आपको सब बताया है, उनके अगर आप कहे अनुसार काम करेंगे और उनके कहे अनुसार मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।